अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जीन। व्हाट इज अ जीन? जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हम जीन को देखें तो जीन जो है वो डीएनए का एक हिस्सा है, यानी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या यूनिट ऑफ डीएनए भी हम कह सकते हैं। सो डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है और जीन जो है वो उसका एक पार्ट या एक हिस्सा है। हम देखते हैं कि डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन से और डीएनए से बने होते हैं। डीएनए जो है उसमें अगर हम देखें तो जो है वो सेगमेंट्स होती हैं या जीन्स होती हैं और जो बड़ी ही स्पेसिफिक होती हैं अपने काम के लिहाज से। अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ये जो है एक पूरा डीएनए है और इस डीएनए में जो है वो इसके अगर हम पार्ट्स करें यहाँ से यहाँ तक और फिर ये तो ये जो है वो एक जो है वो जीन जो है वो कहलाएगी। लेकिन जीन जो है वो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है डीएनए के ऊपर, जो कि एक प्रोटीन या एक एंजाइम को बनाने की इंफॉर्मेशन रखता है, उसको हम जीन कहते हैं। तो जीन जो है वो ऐसे ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि कोई एक रेसिपी बुक होती है और रेसिपी बुक जो है उसमें मुख्तलिफ जो खाने होते हैं या उनकी एक तरीक़ाकार होता है या उनकी रेसिपी होती है और आप देखें कि उसके अंदर जो है वो हर खाना जो है वो उसमें स्टेप्स भी लिखे होते हैं और कौन कौन सी चीज़ उसमें जो है वो शामिल करते हैं वो भी सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो अब अगर कोई एक स्टेप जो है वो ना हो या वो उसमें कोई एक चीज़ जो है वो कम हो जाए तो वो खाना नहीं बनता है। तो आप ये देखें कि जैसे डीएनए है, वो डीएनए आप समझ लें कि एक बुक है, रेसिपी बुक, और उसमें मुख्तलिफ रेसिपीज़ होती हैं। इसी तरह डीएनए के अंदर जीन्स हैं मुख्तलिफ, जो कि हर जीन जो है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम या प्रोटीन को सिंथेसिस करने की इंफॉर्मेशन रखती है। हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक वो जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉरी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फंजाई वगैरह या बैक्टीरिया है जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस? हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स वो होंगे कि जिनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, उसको हम कहते हैं एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम्स जो हैं वो जोड़ों की शक्ल में नहीं बल्कि सिंगल सिंगल होते हैं। और जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल होते हैं यानी जोड़ों की शक्ल में, और उनको 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें कि जो ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब होता है कि एक क्रोमोसोम का जोड़ा जो कि एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है, जैसे ह्यूमन बीइंग में भी। आप देखें कि इसके ऊपर जो है वो एक ये जीन है और एक ये जीन है। इस जीन को हमने कैपिटल ए से और इसको हमने स्मॉल ए से जो है जाहिर किया हुआ है। हम ये देखते हैं कि इसमें ये जीन जो है वो डोमिनेंट है और ये वाली जीन जो है वो रिसेसिव है। इसका मतलब क्या है कि डोमिनेंट जो है वो यानी गालिब और रिसेसिव यानी मगलूब। तो अब अगर इसमें दोनों रिसेसिव जीन्स होंगी तो जो भी एक अगर उसके अंदर कोई यानी फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई डिफेक्ट है या कोई डिजीज़ है तो वो अपीयर हो जाएगी। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनमें के हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिंगल क्रोमोसोम होगा और ये पूरा क्रोमोसोम वहाँ पर नहीं होगा, एक ही क्रोमोसोम जो है वो होगा। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक जो है वो दो साइंटिस्ट हैं, आर्कीबेल्ट गैरेट एंड विलियम बैटसन 1902 में, जिन्होंने ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ बीमारियों या कुछ डिजीजेस का जो है वो स्टडी किया है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि सम डिजीजेस वर मोर प्रिवेलेंट इन पर्टिकुलर फैमिलीज,
यानी वो उसने यानी ऑब्जर्व किया कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि पर्टिकुलर फैमिलीज में हैं, कुछ फैमिलीज में हैं और कुछ फैमिलीज में वो नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल हम देखते हैं कि शुगर की बीमारी है, बहुत सी जेनेटिक्स डिजीज़ हैं जो कि एक फैमिली या एक के अंदर जो है वो ख़ानदान में होती हैं और फिर दूसरे में नहीं होती, और जिसमें होती हैं वो फिर अगली नस्ल में भी जाती हैं। तो फिर उसने देखा कि फाउंड सम डिजीजेस वर द प्रोडक्ट ऑफ रिसेसिव अलील्स, यानी कुछ जो यानी बीमारियां हैं वो रिसेसिव अलील्स की वजह से हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि उनकी वजह से, यानी रिसेसिव अलील्स। अलील्स क्या होती हैं कि जीन्स जो हैं वो हमेशा यानी जैसे लिविंग और मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि एक क्रोमोसोम है और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर है। तो ये जो क्रोमोसोम है ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम जिसको हमने यानी स्मॉल ए से जाहिर किया था, तो ये जो है वो इसकी अलील है और ये इसकी अलील है। तो जीन का जीन की डेफिनेशन तो ये हुई कि जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन इज ए यूनिट ऑफ डीएनए। और अलील की डेफिनेशन ये होगी कि अलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन पेयर इज कॉल्ड अलील, यानी जो जीन का अल्टरनेटिव है दूसरी जीन वो अलील कहलाती है। तो ये जीन इसकी अलील है और ये जीन इसकी अलील है। तो उसने ये देखा कि ये अगर ये दोनों रिसेसिव हों, फॉर एग्जांपल स्मॉल ए और स्मॉल ए दोनों ही रिसेसिव होंगी, तो फिर बीमारी पैदा होगी या जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो फिनोटिपिकली अपीयर होगा नेक्स्ट जनरेशन में। और नंबर 3 उसने देखा कि these disorders were मेंडेलियन ट्रेट्स। मेंडेलियन ट्रेट्स का मतलब ये है कि मेंडल्स ने जिन को कैरेक्टर्स कहा था, ट्रेट कहा था, वो एक्चुअली उस वक्त तो कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आज हमें पता है कि वो ट्रेट्स एक्चुअली क्या हैं, जीन्स हैं। तो जो डिसऑर्डर है वो जीन्स के अंदर होगा और जब जीन्स में होगा तो वो बीमारी पैदा हो जाएगी या वो चीज़ होगी। उसने देखा कि एल्केप्टोनूरिया एक डिजीज है जिसमें क्या होता है कि यूरिन जो है उसके अंदर एक एसिड होता है जिसे होमोजेंटेसिक एसिड कहते हैं, और होमोजेंटेसिक एसिड जो है इस बीमारी के अंदर जो है वो कैटलाइज नहीं होता इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस में। तो होता क्या है कि जब वो एक्सपोज होता है एयर में तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है। बट इन नॉर्मल पर्सन्स में हमारे अंदर क्या होता है कि होमोजेंटेसिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, और ये ब्रेक डाउन जो है किसकी वजह से होगा, एंजाइम्स की वजह से। यानी एंजाइम्स होंगे, जो खास एंजाइम होंगे जो जिसकी वजह से वो होमोजेंटेसिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होगा कि यूरिन ब्लैक नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ऐसे पर्सन्स जिनको ये बीमारी है एल्केप्टोनूरिया डिजीज है, उनमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो एंजाइम जो है वो पैदा नहीं हो रहा, वो एंजाइम नहीं बन रहा जो कि होमोजेंटेसिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा। अब हमने देखा कि 1941 में ये दो साइंटिस्ट हैं बीडल एंड टेटम, उन्होंने न्यूरोस्पोरा जो कि एक रेड ब्रेड मोल्ड है, फंगस है बेसिकली, और इसका असल नाम जो है वो न्यूरोस्पोरा क्रैसा है, इसके ऊपर काम किए एज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। तो न्यूरोस्पोरा जो है अगर आप देखें तो उसमें यानी रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर वो स्पोर से होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कस से होती है। यहाँ पर उसने एक यानी टेस्ट ट्यूब ली है और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है मिनिमल मीडिया रखा है। मिनिमल मीडिया का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई वाटर, अमोनिया, बायोटिन वगैरह, कोई माइनस यानी साल्ट्स वगैरह और सम विटामिन जो हैं, यानी मिनिमम जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, जो मतलब एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है न्यूरोस्पोरा की, वो उसको हम कहते हैं
या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो मिनिमल मीडिया कहलाता है। यहाँ पर उसने मिनिमल मीडिया जो है प्रोवाइड कर दिया। अब वाइल्ड टाइप मीन यानी जो उसकी ओरिजिनल जो फिनोटाइप है, जो ओरिजिनल वो न्यूरोस्पोरा ऐसा होता है, जब उसने उसको ग्रो किया तो ये ग्रो कर गया। अब उसके बाद जो है ना उसने इन्हीं स्पोर्स के अंदर जो है वो इसको एक्सपोज किया एक्सरेज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज से। तो एक्सरेज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज से जब एक्सपोज किया तो उससे क्या होगा कि इन स्पोर्स के अंदर इन एक्सरेज की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाएगा और जो डिफेक्ट हो जाएगा, इसकी वजह से एक प्रोसेस होगा जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है कि सडन चेंज इन इनहेरिटेंस, सडन चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब इसके अंदर जो म्यूटेशन आ चुकी है इन स्पोर्स के अंदर, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें म्यूटेशन काज हो उसको हम म्यूटेंट्स कहते हैं। तो उसने इनको जो है वो इसके अंदर ग्रो किया, और ग्रो कैसे किया कि ग्रोथ ऑन कंप्लीट मीडियम का मतलब क्या है कि यहाँ पर उसने जितने इसको यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे अमाइनो एसिड्स वगैरह और दूसरे न्यूक्लिक एसिड सारे जो हैं वो प्रिपेयर्ड फॉर्म में इसको दिए, यानी इस मीडियम के अंदर रखे, तो ये ग्रो कर गया। जाहिर है कि जो उसने मिनिमल मीडिया से, यानी जैसे बायोटीन, जैसे इसमें था कि बायोटीन या साल्ट्स वाटर वगैरह से या कुछ विटामिन से, अमोनिया से उसने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने थे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं बना सका क्योंकि इरेडिएट हो गए। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो न्यूरोस्पोरा है उसमें म्यूटेशन काज हो गई। अब वो यहाँ पर बने बनाए जो हैं प्रिपेयर्ड फॉर्म में उसको लिविंग न्यूरोस्पोरा को कंपाउंड्स दिए गए, तो वो ग्रो कर गया। अब उसमें से यहाँ पर एक स्पोर जो है वो लेकर उसमें मायोसिस हुई। मायोसिस का आपको पता है कि 1 से 4 बनते हैं, और फिर जब उनमें डिवीजन होती है तो फिर 1 से 8 बन जाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ वन मायोसिस ये एस्कस है, जो कि एक मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। यहाँ से एक स्पोर जो है इसके अंदर लिया गया। जब एक स्पोर इसके अंदर लिया गया और इसमें कंप्लीट जो है वो मीडियम प्रोवाइड किया गया, जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसको चाहिए, यानी इसको ग्रोथ के लिए, न्यूरोस्पोरा के लिए, वो हमने सारे प्रोवाइड किए, तो ये ग्रो कर गया। अब हमने जो है वो क्या हुआ कि इसको यानी यहाँ पर मिनिमल मीडिया के तौर पर रखा कि टेस्ट ऑन मिनिमल मीडियम टू कंफर्म प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने मिनिमल मीडिया दिया, यहाँ पर हमने मिनिमल मीडिया दिया था तो ये ग्रो कर गया, लेकिन यहाँ पर ये मिनिमल मीडियम में रखा तो ये ग्रो नहीं किया। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि एक्सेस से म्यूटेशन काज हो गई। म्यूटेशन का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया, यानी जीन्स जो है वो डैमेज हो गई, कुछ जीन्स जो है डैमेज हुई, जिसकी वजह से वो एंजाइम्स प्रिपेयर नहीं हुए। जब वो एंजाइम प्रिपेयर नहीं हुए तो उन्होंने आगे काम नहीं किया, जिससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स नहीं बने जो कि न्यूरोस्पोरा की ग्रोथ के लिए ज़रूरी थे, नेसेसरी थे। सो इसको हमने एक टेस्ट के तौर पर रखा है। अब इसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो रखे हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें हमने जो है वो पेरिडोक्सिन जो है वो सब्सटेंस जो है प्रोवाइड किया, लेकिन ये ग्रो नहीं किया। फिर इसी मिनिमल मीडिया के साथ हमने पैरामाइनो बेंजोइक एसिड डाला, लेकिन न्यूरोस्पोरा यहाँ पर भी ग्रो नहीं किया। लेकिन उसके बाद इसके अंदर हमने मिनिमल मीडिया प्लस कोलिन जो है एक सब्सटेंस रखा, लेकिन न्यूरोस्पोरा ग्रो नहीं किया। इसके अंदर जो है वो हमने इनिसिटोल जो है वो डाला, लेकिन न्यूरोस्पोरा ने ग्रो नहीं किया। इसी तरह से इसके अंदर जो हमने न्यूक्लिक एसिड रखा, लेकिन न्यूरोस्पोरा ग्रो नहीं किया। इसके अंदर फॉलिक एसिड दिया, न्यूरोस्पोरा ने ग्रो नहीं किया। इसके अंदर हमने जो है वो नियासिन रखा, लेकिन न्यूरोस्पोरा ने ग्रो नहीं किया। इसमें हमने राइबोफ्लेविन
मिनिमल मीडिया प्लस राइबोफ्लेविन दिया, लेकिन न्यूरोस्पोरा ने ग्रो नहीं किया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने थायमिन भी रखा, लेकिन न्यूरोस्पोरा ग्रो नहीं किया। और ये एक मिनिमल कंट्रोल का मतलब होता है कि मिनिमल मीडिया हमने उसको दिया, और ये एक कंट्रोलर टेस्ट ट्यूब है कि जो कि यानी हमें बता रही है कि इनके इसको इन सब से कंपेयर किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को देखें, यहाँ पर जो है इस मीडियम के अंदर मिनिमल मीडिया के साथ जब हमने आर्जिनिन दिया, तो ये आप रेड कलर जो देख रहे हैं ये न्यूरोस्पोरा है, यानी न्यूरोस्पोरा जो है वो ग्रो कर गया जब हमने आर्जिनिन प्रिपेयर्ड फॉर्म में दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो यानी म्यूटेशन काज हुई थी, वो जीन डैमेज हुई, या वो जीन जो है इरेडिएट हो गई कि जो आर्जिनिन बनाती थी। लिहाजा जब आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेंट है, और जब आर्जिनिन जो है वो होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जब आर्जिनिन नहीं होगा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो न्यूरोस्पोरा ग्रो नहीं कर सकता। सो इसका मतलब ये हुआ कि आर्जिनिन जब हमने दिया तो ये न्यूरोस्पोरा ग्रो कर गया। यहाँ पर हमने ये देखा कि ये एक क्रोमोसोम है न्यूरोस्पोरा का, और इस न्यूरोस्पोरा क्रोमोसोम के अंदर जहाँ पर यानी रेडिएशन की वजह से, एक्सेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से जो म्यूटेशन हुई थी, वो हमने यानी जीन क्लस्टर 1 जो है वो हमने देखा। जीन क्लस्टर 1 का मतलब होता है कि ये हिस्सा जो है वो यानी डैमेज हुआ, और ये जीन क्लस्टर 2, जीन क्लस्टर 3। तो हम देखते हैं कि ये जीन क्लस्टर 1 जो है वो यानी आर्जिनिन ई जो है एक एंजाइम जो है वो प्रिपेयर कर रहा है। आर्जिनिन ई का मतलब ये है कि एक ये वाली जीन जो है, यानी ये वाला सेगमेंट जहां पर म्यूटेशन काज हो गई, ये एक एंजाइम प्रिपेयर करेगा जिसको हमने नाम दिया है एंजाइम ई। और ये जो है वो ऐसी यानी जीन है आर्जिनिन एफ का मतलब है कि एक ऐसा एंजाइम तैयार करेगा जो आर्जिनिन एंजाइम एफ है, और इसी तरह से आर्जिनिन जी जो है वो एंजाइम जी, और आर्जिनिन एच एंजाइम एच प्रिपेयर करेगी। आप देखें कि ये जो है वो एक आर्जिनिन यानी आर्जिनिन जो कि एक अमीनो एसिड है, इसकी प्रेपरेशन जो है, इसका जो एक पाथवे है, यानी एक ग्लूटामेट इन बायोकेमिकल पाथवे का मतलब ये होगा कि ग्लूटामेट से ऑर्निथीन बन रहा है, लेकिन एक एंजाइम है एंजाइम ई जो कि ग्लूटामेट को ऑर्निथीन में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से जो है वो ऑर्निथीन से सिट्रुलिन बनेगा, और ये आर्जिनिन एफ जो कि एंजाइम एफ बनाएगा, वो एंजाइम एफ ऑर्निथीन से सिट्रुलिन बनाएगा। इसी तरह से सिट्रुलिन से आर्जिनोसक्सिनेट बनेगा, लेकिन एंजाइम जी जो है वो सिट्रुलिन से सक्सिनिक एसिड बनाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट। और इसी तरह से एंजाइम एच जो है वो आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन प्रोड्यूस करेगा या आर्जिनिन को प्रिपेयर करेगा। आप ये देखें कि जब ये वाली स्टेप्स जो है, यानी ये वाले स्टेप्स नहीं होंगे, यानी यहाँ पर म्यूटेशन काज हो गई, तो ये वाले एंजाइम्स जो हैं वो नहीं बनेंगे। जब ये वाले एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो ये वाले सारे स्टेप्स नहीं होंगे और आर्जिनिन जो है वो नहीं बनेगा। तो आप ये देखें कि जो ये बीच में बने हैं, जैसे कि ऑर्निथीन या सिट्रुलिन है, और इसी तरह से आर्जिनोसक्सिनेट, although they are amino acids, but they are not the participant of protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि ये आर्जिनिन को बनाने के लिए ये अमीनो एसिड्स जो हैं वो बनते हैं, और इनको ये वाले एंजाइम्स जो हैं वो बनाते हैं। तो आपने देखा कि आर्जिनिन जो है, जब हमने इसको टेस्ट ट्यूब में आर्जिनिन दिया तो ये ग्रो कर गया। इसका मतलब ये है कि जीन जो है डीएनए के ऊपर एक ऐसा
सेगमेंट है, एक ऐसा यूनिट है जो कि एक एंजाइम जो कि केमिकली प्रोटीन होता है उसको सिंथेसिस यानी करने के लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन रखती है, उसको हम जीन कहते हैं। सो जीन का मतलब है कि वन जीन वन एंजाइम, बट एक्चुअली वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होगा कि अमाइनो एसिड्स, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जो है वो केमिकल रिएक्शन करते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो ये सारी जो यानी बायोसिंथेटिक पाथवे है ये कैसे होती है? थ्रू एंजाइम्स। बट एंजाइम्स को कौन प्रिपेयर करता है? जीन्स। और अगर जीन्स जो हैं वो अपना सही काम करेंगी तो ये पाथवे भी होगा, लेकिन अगर जीन्स काम नहीं करेंगी और उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाएगा या उसमें म्यूटेशन आ जाएगी तो फिर वो पर्टिकुलर एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे जो एक केमिकल सब्सटेंसेस को प्रिपेयर या सिंथेसिस करने के लिए ज़रूरी हैं। सो आपने देखा कि किस तरह से जो है बीडल एंड टेटम ने जो है वो काम किया और ये चीज़ जो है वो उसको साबित किया, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।